उत्तराखंड में होगी इक़्तिदार की तब्दीली। देहरादून में आज बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में नए लीडर का होगा इंतखाब। वज़ीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल गवर्नर को सौंपा था अपना इस्तीफा। हरियाणा हुकूमत के खिलाफ आज अदम एतमाद की तहरीक होगी पेश। बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस ने जारी किया व्हिप, तमाम अरकान को असेंबली में मौजूद रहने की हिदायत। बजट इजलास में आज राज्यसभा में आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट बिल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट बिल पर होगी बहस। लोकसभा में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ लॉ दिल्ली बिल और दर्ज फहरिस्त ज़ात तरमीमी बिल हैं फहरिस्त बंद। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने टीकाकारी से मुतालिक आला सतह की जायजा मीटिंग के बाद फराहम की मालूमात। कहा कि 24 घंटे में 20 लाख से ज्यादा टीके लगाकर भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड। अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की हुई टीकाकारी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी आज भरेंगी अपना परिचय नामजदगी। मगरबी बंगाल और आसाम में पहले मरहले की वोटिंग के लिए दाखिल पर्चों पर होगी जांच। तमिलनाडु में डीएमके आज कर सकता है उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। जुमे को होगी क्वाड मुमालिक की मीटिंग। अमेरिकी ओहदेदारों के मुताबिक मीटिंग में भारत के वैक्सीन आउटपुट को फरोग देने के लिए होगा माली इमदाद का ऐलान। मुश्तरका मफादात के दीगर इलाकाई और आलमी उमूर पर भी होगा तबादला ख्याल। और चैंपियंस लीग में सर्जियो ओलिवेरा के 115वें मिनट में किए गए गोल की मदद से एफसी पोत्रो ने यूवेंटस को दिलचस्प मुकाबले में शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। सेविया को हराकर बोर्शिया डारमंड भी आखिरी 8 में दाखिल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैमा खान। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस आज हरियाणा असेंबली में बीजेपी जेजेपी इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करेगी। इसके पेश नज़र बरसरक़दार और अपोजिशन दोनों ने ही अपने अपने अरकान से असेंबली में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी की है। हरियाणा हुकूमत के वजीर और बीजेपी के लीडर कुंवर पाल ने कहा है कि हरियाणा असेंबली के बजट इजलास के दौरान तमाम अरकान से मौजूद रहने की अपील की जाती है। ख्याल किया जाता है कि इजलास के दौरान कई अहम मामलों पर बहस होगी। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां उत्तराखंड में क़यादत की तब्दीली होने वाली है। देहरादून में आज बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में नए रहनुमा का इंतखाब होगा। वज़ीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी मुद्दत-ए-कार के 4 साल पूरा होने से सिर्फ 9 दिन पहले कल राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। गवर्नर ने नए वज़ीर आला के ओहदा संभालने तक उन्हें अपने ओहदे पर बरकरार रहने को कहा है। सहाफियों से बातचीत में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ये पार्टी के जरिए मुश्तरका तौर पर किया गया फैसला है। और इस सिलसिले में मजीद तफसीलात के लिए आइए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, वहाँ पर आज बड़ी ही एक अहम मीटिंग होने वाली है लेजिस्लेचर पार्टी की, जहाँ पर नया सीएम कौन होगा इसका इंतखाब होगा और कब तक, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये वाजे हो जाएगा। क्या कोई नाम निकल कर सामने आया है कि जिसको वज़ीर आला बनाया जाएगा? साइमा, बिल्कुल कल से ही जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पर तेज हो गई हैं और मैं अभी इस समय बीजेपी के जो प्रदेश मुख्यालय है वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मीडिया समेत तमाम लोगों की जो गहमा गहमी है वो हो चुकी है। पूरी तरीके से 9:30 बजे से जितने विधायक हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे और 10 बजे यहाँ पर उनकी बैठक होनी है। विधायक दल का जो नेता है उसको चुना जाएगा कि किसके नेतृत्व में अब जो बीजेपी की जो सरकार है वो मुख्यमंत्री का चेहरा वहाँ पर लेकर के आती है। फिलहाल यहाँ पर एक नई डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। इससे पहले धन सिंह रावत का नाम सुनने में आ रहा था और
और पुष्कर धामी जिनको डिप्टी सीएम की बात हो रही थी कि पहली बार उत्तराखंड का डिप्टी सीएम शायद इस बार देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जो निशंक है उनको भी एक चेहरे के रूप में, एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। एक नई डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है और जैसे जैसे ये गहमा-गहमी बढ़ती जाएगी साहिबा, नाम शायद और निकलते आते चले जाएंगे, लेकिन दावेदारी जो है अब यहाँ पर निशंक की मजबूत मानी जा रही है। और इसके अलावा सुबह से ही यहाँ पर जो है कयासों का सिलसिला जारी है और एक कोशिश ये भी की जाए कि जो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल है जिनके इर्द गिर्द उत्तराखंड की राजनीति जो है वो चलती है, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर स्पेस दिया जाए, क्योंकि आने वाले 1 साल बाद यहाँ पर चुनाव होने हैं विधानसभा के और उस एक मैसेज, एक संदेश देने का जो प्रयास है वो भी यहाँ पर बीजेपी द्वारा किया जाएगा। चंद्रशेखर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब वजीर आला का इंतखाब हो जाएगा तो वहाँ की सियासी सूरत हाल क्या रहेगी, इस पर कुछ तफसील से नजर डालिए जरा। देखिए साहब, ये जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार ये देखने को लग रहा है कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ की जो राजनीति जो है वो उसके इर्द गिर्द होती घूमती है। उत्तराखंड की जो राजनीति है ये दूरी इन्हीं मंडलों की दूरी पर मिलती है। तो अब कोशिश ये की जा रही है एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि अगर प्रदेश में जो भाजपा अध्यक्ष है अगर वो कुमाऊं से आते हैं तो गढ़वाल से मुख्यमंत्री का होना निश्चित माना जाता है। तो ऐसे में अब कोशिश ये की जा रही है कि गढ़वाल मंडल से मुख्यमंत्री का चेहरा अगर सामने आता है तो फिर कुमाऊं से एक डिप्टी सीएम को लेकर के आया जाए। अभी तक ये कयास है, इसकी पुष्टि कुछ नहीं हुई है। और अगर सांसदों में अगर बात की जाए तो अनिल बलूनी की बात की जा रही थी, रमेश पोखरियाल निशंक की बात की जा रही थी, तो ये नाम भी सामने आ रहे हैं। तो अभी कोशिश ये की जाए कि जिस नेता का जनाधार सबसे ज्यादा हो, एक साफ छवि हो, उस व्यक्ति को यहाँ पर लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आने वाले 1 साल बाद भाजपा को यहाँ से चुनाव के लिए आगे जाना है। तो किस चेहरे के सामने जाएंगे उसके लिए ही सारी कवायद है यहाँ पर चल रही है, क्योंकि वो एक संदेश जो है वो यहाँ के जो भी आम नागरिक हैं उन तक पहुंचाया जाएगा। और जमीनी आधार पर गढ़वाल और कुमाऊं दोनों तरफ जिस चेहरे की स्वीकृति होगी साहिबा, और जो विधानमंडल है यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो सहमति जिस पर होगी उस व्यक्ति को यहाँ पर चुना जाएगा। जी चंद्रशेखर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। वहीं बात करते हैं मगरबी बंगाल की और आसाम की, जहां मगरबी बंगाल और आसाम के असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का कल आखिरी दिन था। इस मरहले में मगरबी बंगाल के 30 और आसाम के 47 हल्कों में इस महीने की 27 तारीख को पोलिंग होगी। इन हल्कों में मशरकी मिदनापुर की 7, मगरबी मिदनापुर की 6, पुरुलिया की 9, झारग्राम की 4 और बांकुरा की 4 असेंबली सीटें शामिल हैं। इन 30 सीटों पर इंतखाबात के लिए 10,228 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आज पर्चों की जांच की जाएगी, जबकि 12 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दूसरी जानिब मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी आज अपना पर्चा दाखिल करेंगी। इसी दरमियान इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल के डीजीपी वीरेंद्र को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दिया है। अब रियासत के नए पुलिस सरबराह पी नीरज नयन होंगे। अपने हुक्म में कमीशन ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी को भी हिदायत दी है कि वीरेंद्र को ऐसा कोई भी ओहदा ना दिया जाए जो बिलवास्ता या बिला वास्ता इंतखाबी कामों से मुताल्लिक हो। बीजेपी लीडर और आसाम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए कल माजोली में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर रियासत के वजीर सेहत हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने माजोली जिले के रेटिंग अफसर को अपना पर्चा नामजदगी सौंपा। वो इस सीट से गुज़िश्ता मरतबा 18,000 से ज्यादा वोटों से कामयाब हुए थे। आसाम कांग्रेस के सदर रेपन बरुआ, असेंबली में अपोजिशन के लीडर देवव्रत सीखिया और साबिक वजीर रकीबुल हसन ने भी कल अपना पर्चा दाखिल किया। आसाम गण परिषद के सदर अतुल बोरा और कारगुजार सदर केशव महंत भी पहले मरहले में फिर से इंतखाबात जीतने की कोशिश करेंगे। तमिलनाडु में डीएमडीके ने एआईएडीएमके बीजेपी इत्तेहाद से अलग होने का ऐलान किया है। पार्टी के सरबराह जयकांत ने अभी ये वाज़ेह नहीं किया है कि उनकी पार्टी किसी और इत्तेहाद में शामिल होगी या तन्हा इंतखाब लड़ेगी। उधर एआईएडीएमके जीके वासन के तमिल मनिल कांग्रेस को सीटों की तकसीम को हतमी शक्ल देने में मसरूफ है। दूसरी जानिब डीएमके इत्तेहाद भी अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ सीटों की तकसीम को हतमी शक्ल दे रही है। इत्तेहाद ने कांग्रेस को 25 और बाएं बाजू की जमातों एमडीएमके और
VCK को 6 सीटें मुख्तस की हैं। मुस्लिम लीग और MNMK को 2 सीटें दी गई हैं। केरल असेंबली इंतखाबात के लिए बरसर-ए-क़दार इत्तेहाद LDF में शामिल CPI ने कुल 25 सीटों पर इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। मौजूदा असेंबली में पार्टी के कुल 16 अरकान असेंबली हैं, जिनमें से 13 को दोबारा टिकट मिला है। और इलेक्शन कमीशन ने आसाम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के लिए हर कौमी और इलाकाई पार्टी और तस्लीम शुदा रियासती पार्टी के लिए दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से इंतखाबी तशहीर के लिए मुख्तस वक्त को दोगुना करने का फैसला किया है। कमीशन ने कोविड वबा और राब्ते से पाक इंतखाबी तशहीर की बढ़ते मुतालबात के पेश नज़र प्रसार भारती कॉरपोरेशन के साथ मुशावरत के बाद ये फैसला किया है। कमीशन के हुक्म में कहा गया है कि सिर्फ कौमी जमातों और तस्लीम शुदा रियासती पार्टियों को ही नशरियात का वक्त दिया जाएगा। राज्यसभा में बजट इजलास के दूसरे मरहले के तीसरे दिन कानून साजी से मुतालिक कई अहम काम हुए, जिसमें राज्यसभा में आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट बिल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट बिल दर्जे फहरिस्त हैं। राज्यसभा में आज जल शक्ति की वजारत और वजारत रेल के कामकाज पर तबादला ख्याल भी फहरिस्त बंद है। इसके अलावा लोकसभा में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ लॉ दिल्ली बिल, दर्जे फहरिस्त ज़ात तरमीमी बिल भी फहरिस्त बंद है। साथ ही वजारत तालीम के ज़िमनी मुतालबात पर बहस भी लोकसभा में दर्जे फहरिस्त है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुम्मे को क्वाड्रिलेटरल रहनुमाओं के पहले वर्चुअल सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन, जापानी वज़ीर-ए-आज़म योशिहिदे सुगा और अमेरिकी सदर जो बाइडेन भी शामिल होंगे। तमाम रहनुमा मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। साथ ही हिंद बहरुल काहिल खत्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए बाहमी ताउन के अमली शोबों पर तबादला ख्याल करेंगे। सरबराही इजलास में मौजूदा चैलेंजेस जैसी उभरती और अहम टेक्नोलॉजी, समुद्री तहफ़्फ़ुज़ और आबो हवा में तब्दीली पर गौर ख़ौस का मौका मिलेगा। इसके अलावा सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान क्वाड लीडरान कोविड-19 वबा का मुकाबला करने और हिंद बहरुल काहिल के खत्ते में महफूज, मुसावी और सस्ती वैक्सीनों को यकीनी बनाने के लिए बाहमी ताउन के मौके तलाश करने के लिए जारी कोशिशों पर भी तबादला ख्याल करेंगे। अमेरिकी ओहदेदारान के मुताबिक इजलास में भारत के वैक्सीन की पैदावार को फ़रोग़ देने के लिए माली इनायत का ऐलान किया जाएगा। क्वाड में भारत के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं। इसका मकसद एशिया बहरुल काहिल के खत्ते में अमन का क़याम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल अपने जापानी हममंसब सोगा योशिहिदे के साथ फ़ोन पर बातचीत की। दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारत जापान खुसूसी सियासी और आलमी शराकतदारी की पेशरफ्त पर वज़ीर-ए-आज़म सोगा योशिहिदे के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने मौजूदा आलमी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया और भारत बहरुल काहिल खत्ते में हमारे ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। कोरोना वैक्सीन की टीकाकारी से मुतालिक पेशरफ्त पर वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर PK मिश्रा ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरी, वैक्सीन लगाने में शामिल अफसरान, सेहत के सेक्रेटरी के अलावा नीति आयोग के अरकान भी मौजूद थे। मरकज़ी सेहत सेक्रेटरी ने एक दिन में 20 लाख से ज़ायद वैक्सीन लगाने की बात करते हुए कहा है कि ये एक बड़ी हुसूलियाबी है। उन्होंने बताया है कि भारत में अब तक 2 करोड़ 50 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और भारत वैक्सीन लगाने की सिमत में आलमी सतह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने तमाम रियासतों को दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन लगाने की मुहिम को कामयाबी से चलाने की सताइश की। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह इसे जारी रखना है। काबीना सेक्रेटरी राजीव गाबा ने कहा है कि वैक्सीन लगाने की मुहिम को मजीद तेज करने की जरूरत है। उन्होंने रियासतों से कहा है कि अगले 3 माह का खाका तैयार करें ताकि इतनी बड़ी आबादी को जल्द अज जल्द वैक्सीन लगाई जा सके। चीफ सेक्रेटरी और रियासतों के अफसरों ने वैक्सीन लगाने की पेशरफ्त और कुछ मशवरे भी दिए हैं। निजी और सरकारी शोबों में वैक्सीन लगाने की सलाहियत को बढ़ाने, सबको आसानी से वैक्सीन मिले ये यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। रियासत से ये भी कहा गया है कि जहां तक मुमकिन हो सके हर रोज वैक्सीन लगाने की मुहिम चलाई जाए। वैक्सीन लगाने पर मराकिज पर पीने का पानी
और बैठने का इंतजाम हो और लोग आसानी से वैक्सीन लगवा सकें, ये यकीनी बनाने को कहा गया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कहा है कि कोविड वैक्सीन लगाने के बाद 48 घंटे तक पायलट और अमले के अरकान परवाज नहीं कर सकेंगे। डीजीसीए ने इस सिलसिले में अमले के अरकान के लिए हिदायत जारी की है। वैक्सीन लगवाने के बाद किसी भी तरह के मनफी असरात का पता लगाने के लिए अमले के अरकान की 30 मिनट तक निगरानी की जाएगी। और पूरी दुनिया इस वक्त तिब्बी बहरान से गुजर रही है। ऐसे में आलूदा होती जा रही हवा की वजह से मुतादिद चैलेंजेस दरपेश हैं। इन्हीं को पेश नज़र रखते हुए स्टार्टअप कंपनी एयरफिक सिस्टम्स ने हवा की वजह से होने वाली बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए अल्ट्रा मॉडर्न यूवी पर मबनी एयर यूवी हील सेफ एयर डिसइंफेक्टेंट की शुरुआत की है, जो सेंट्रलाइज एयर कंडीशन में भी कारगर साबित होगा। कोरोना वायरस के सूक्ष्म जीवाणु से बचने के लिए एक नया प्रोडक्ट बाजार में आया है, यूवी हील सेफ एयर, जिससे कि जो ये जीवाणु हैं इनको हवा में डिसइंफेक्ट किया जा सकता है, मारा जा सकता है और इनसे बचा जा सकता है। कैसे और ये कितना इम्पैक्टफुल है इस प्रोडक्ट का, हम बात करेंगे अंकित शर्मा जिन्होंने इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है, बनाया है। कोरोना वायरस के टाइम पे ये काफ़ी नेसेसरी हो गया था। हमेशा हमें ये लग रहा था कि ये हम वापस अपनी बिल्डिंग्स में कैसे जाएंगे, काम करने कैसे जाएंगे, अपने नॉर्मल लाइफ कैसे शुरू करेंगे। इसलिए हमने ये सिस्टम सोचा कि ये वेस्ट में तो था ही, तो ये यहाँ इंडिया में हम क्यों ना लेके आए। ये सिस्टम आपको सिर्फ कोरोना वायरस से नहीं, बाकी जितने भी आपको डिजीज़ेस लगते हैं हवा में, आपके फंगस भी होता है, बैक्टीरिया भी होता है, और भी वायरल डिजीज़ेस होते हैं, वो सारे उस पर काम करता है और सारे को वो डिसइंफेक्ट करता है। ये टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल्स में यूज़ होता आ रहा है। अब हमने एक थोड़ा सा इसको नया रूप लेके सारे इंडस्ट्रीज़ में इसको डाल दिया। लेकिन ये इंडिया में नहीं होता है, क्योंकि एयर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई थी कि एयर कंडीशनिंग जो होता है उससे फैलता है इसका जीवाणु, जो इसका सूक्ष्म जीवाणु है वो फैलता है कोरोना वायरस का। तो कैसे आप लोग इसको एयर कंडीशन डक्ट में लगाते हैं, क्या उसका फीचर्स है, हमें बताएं। हाँ, जैसे आपने कहा एयर कंडीशन डक्ट में हम लगाते हैं, या तो हम एयर कंडीशनिंग डक्ट में लगाते हैं या जो इंडस्ट्रियल एयर हैंडलिंग यूनिट्स होते हैं उसमें हम लगाते हैं। इसमें ये ऐसे काम करता है कि ये पर्टिकुलर एक वेव लेंथ पे काम करता है, 253.7 नैनोमीटर्स। वो वेव लेंथ पे जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती है यूवी की। इसमें हमने जो अलग फीचर लेके आए जो दुनिया में मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं है, वो ये है कि हम रियल टाइम पे हर सेकंड पे हम अपने कस्टमर को दिखाते हैं कि वो कौन से डिजीज़ेस पे वो काम कर रहे हैं और कितना % वो किल कर रहे हैं हर सेकंड पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि एक तो होता है आपका सिस्टम लगाना और एक होता है पता करना कि क्या चल रहा है आपके इस सिस्टम से। तो ये हमने किया। ये चीज़ जब आपने इसका रिसर्च कर रहे थे तो आपने बना दिया, अब आप इसको बाहर लेके जा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। हमने मिडल ईस्ट में और अफ्रीका में अभी से हमने प्रोजेक्ट्स किए हुए और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ रहा है इस सिस्टम को, क्योंकि हम मेक इन इंडिया भी है, तो हम कॉस्ट को भी थोड़ा कंट्रोल कर पाते हैं और एवरीथिंग इज़ मेंटेन टू द हाईएस्ट क्वालिटी। तो हमने इसको अब्रॉड लेके गए, जैसे कि मैंने कहा मिडल ईस्ट और अफ्रीका में हम और एक्सपैंड करने जा रहे हैं एंड अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अंकित शर्मा जो बता रहे थे कि किस तरीके से यूवी हील इस प्रोडक्ट ने धमाल मचा दिया है, ना सिर्फ भारत में बल्कि बाहर के देशों में, और एक क्लासिक एग्जांपल है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बनने का। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और CISF आज अपना 52वां यौम तासीस मना रहा है। इस तकरीब का इनेकाद दिल्ली से मुत्तसिल गाजियाबाद के 5 रिजर्व बटालियन कैंपस में हो रहा है। इस तकरीब में दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला मेहमान खुसूसी हैं। अजय भल्ला ने शहीद यादगार पर गुलाय क़िदत नजर किए और इसके बाद CISF के सलामी गार्ड्स का मुआयना किया। CISF के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार जायसवाल भी इस मौके पर मौजूद थे। काबिल जिक्र है कि आफात के दौर में CISF का किरदार हमेशा से काबिल सताइश रहा है।
और बैनुल-अक़वामी खबरों में म्यांमार में फौजी तख्ता पलट के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। मुल्क के सबसे बड़े शहर यांगून में मुजाहिरीन पर हिफाजती दस्तों ने आंसू गैस के गोले दागे। ख्याल रहे कि म्यांमार में 1 फरवरी को फौज ने तख्ता पलट करके हुकूमत की बागदौड़ अपने हाथ में ले ली है। म्यांमार में अब तक 50 से ज्यादा मुजाहिरीन की मौत हो चुकी है। और खेल की खबरों में एफसी पोत्रो ने यूवेंटस को शिकस्त देकर चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दूसरे हाफ के बेशतर हिस्से में 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही पोत्रो ने सर्जियो ओलिवेरा के 115वें मिनट में किए गए गोल की मदद से यूवेंटस को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। और एक दूसरे मुकाबले में सेविया को हराकर बोर्शिया डॉर्टमुंड भी आखिरी 8 में दाखिल हो चुका है। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खियां हैं उत्तराखंड में सरकार का चेहरा बदला। वज़ीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गवर्नर को सौंपा इस्तीफा, नए वज़ीर आला के नाम का ऐलान आज। दूसरी सुर्खी है 24 घंटे में 20 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डोज लगाए गए हैं और हिंदुस्तान का कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन में नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। इसके अलावा जो सुर्खी इसमें शाया हुई है दिल्ली एनसीआर में तेज़ आंधी के साथ बूंदाबांदी। तो ये थी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियाँ और इसके बाद अब नज़र डाल लेते हैं इनकलाब की सुर्खियों पर। इनकलाब की सुर्खियों में आपको बता दें कि इसके आलमी सफ़े की सुर्खी हमने ली है, जिसमें बाइडन इंतज़ामिया की मुस्लिम ममालिक को वीज़े की पेशकश। ट्रंप के दौर में जिन मुसलमानों को सफरी पाबंदी के तहत वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया था, अब उन्हें दोबारा दरख्वास्त देने का मौका फराहम हुआ है। इसके बाद जो खबर शाये हुई है वो अफगानिस्तान से है। आपको बता दें कि अमेरिका की अफगानिस्तान में तमाम फरीक़ैन पर मुश्तमिल निगरां हुकूमत के क़याम की तजवीज़। वहीं इसके साथ ही अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ कोई अबूरी हुकूमत नहीं बनेगी। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है वो खेल से मुतालिक है, जिसमें 3 ख़वातीन को BBC अवार्ड से सरफराज किया गया है। आपको बता दें कि आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली वाहिद हिंदुस्तानी एथलीट और लॉन्ग जंप पर अंजू बॉबी को BBC ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सरफराज किया है। इसके अलावा मनु भाकर को BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। और अब नज़र डाल लेते हैं हिंदुस्तान एक्सप्रेस की खबरों पर। इसकी एक खबर है शब मिराज और शब बारात के लिए महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। कोरोना के मामलों में इजाफे को देखते हुए मसाजिद में मरहलेवार नमाजियों के दाखिले को लाजमी करार दिया गया है। और इसके बाद सेंसेक्स से मुतालिक एक खबर है, इसमें सेंसेक्स 51,000 और निफ्टी ने 15,000 का हिंसा उबूर किया है। तो ये थी आज उर्दू अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब बात करते हैं हिमाचल की, जहां हिमाचल प्रदेश में चंपा ज़िले की कहल पंचायत के एक नौजवान मोहम्मद रफ़ी ने माही परवरी का इंतखाब किया है और इसी का नतीजा है कि वो इससे अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि मोहम्मद रफ़ी दीगर नौजवानों के लिए भी तरकीब का बाइस बन चुके हैं। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। ऐसी एक मिसाल कायम की है हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के कलहेल पंचायत के एक नौजवान मोहम्मद रफ़ी ने। मोहम्मद रफ़ी को 12वीं जमात की पढ़ाई करने के बाद जब रोजगार नहीं मिला तो उन्होंने माही परवरी का काम शुरू किया। इसके लिए उन्होंने 3 टैंक नस्ब किए जिसमें शफाफ पानी पहुंचाया गया। मोहम्मद रफ़ी ने बताया कि उन्होंने कुल्लू के पतली कूहल से छोटे ट्रॉट फिश लाए। ये मछली बाजार में 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है, जिससे वो अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर रहे हैं। मैंने जो कारोबार चुना है वो मछली पालन का है। शुरू में हमने जो है 3 टैंक बनाए, देखा तो हमने जो बीज था ट्राउट फिश वो पतली कुल से लाए कुल्लू से, जिन्हें पालने के बाद उन्हें बाज़ार में बेचा गया। तो इसका बेचने के बाद हमें अच्छा मुनाफा हुआ है। बाज़ार में जो इसका रेट हम यहाँ से 600 रुपये किलो के हिसाब से देते हैं।
इन्हें जो पालने का तरीका, इन्हें साफ़ सुथरा पानी मिलना चाहिए और ठंडे पानी में होते हैं। जो हमारा एरिया है कलेल पंचायत का जो एरिया है, यहाँ जो है ट्राउट फिश अच्छी तरह से इसका पालन हो सकता है। यही नहीं, दीगर बेरोजगार नौजवान भी मोहम्मद रफ़ी से खुद का कारोबार शुरू करने की तरगीब ले रहे हैं। नौजवानों का कहना है कि जब उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के जरिए तैयार किए गए स्ट्रक्चर को देखा तो उनमें भी कुछ करने की चाह जागी है। हम यहाँ कलेल में आए थे। ये मोहम्मद रफ़ी जो है लड़का, ये ट्राउट फिश का काम करता है और हम यहाँ देखने आए कि किस तरह से इस लड़के ने जो है इस कार्य को अंजाम दिया है। और जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि सबसे पहले इस लड़के ने यहाँ पे टैंक जो हैं वो तैयार किए। टैंक तैयार होने के बाद इन्होंने जो है साफ़ सुथरा पानी की जो सप्लाई थी वो टैंक के लिए चालू की। उसके बाद इन्होंने जो है कुल्लू से जो है वो मछली का जो ट्राउट फिश होती है उसका बीज लाया। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि एक बेरोज़गार युवा ने इतनी अच्छी पहल की है और मैं तो चाहता हूँ कि हम जैसे जितने भी बेरोज़गार युवा हैं इस कार्य के लिए जो है आगे आए। कोरोना दौर में मईशत की सूरत हाल किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में खुद रोजगार ऐसा वाहिद जरिया है जिससे कसाद बाजारी के इस दौर से आसानी से बाहर निकला जा सकता है। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही खबरनामा यही ख़त्म पसीर होता है। शाम 5:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे उर्दू बुलेटिन के साथ। अब इजाज़त दीजिए। आदाब।